अब हम रमज़ान मुबारक की आमद है, तो इस सिलसिले में थोड़ी सी बात करेंगे। जो डायबिटीज़ होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, उनके लिए रोज़ा ज़ाहिर उन्होंने भी रखना होता है, तो उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं और किस तरीके से वो रोज़ा रख सकते हैं? क्योंकि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको क्रेविंग बहुत होती है खाने की, और फिर उनके शुगर लेवल्स, फास्टिंग में शुगर लेवल्स उनके ज़रा ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में क्या हिदायत है जिनको फॉलो करना है और रमज़ान मुबारक बासानी उनको अपना निकालना है अपनी सेहत की हिफाजत करते हुए? तो इस पर हमने बात करनी है। बिल्कुल, और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे पास खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर नदीम नईम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। सर वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे ज़्यादा सवाल ये उठता है, रमज़ान में शुगर पेशेंट्स जो हैं वो किस तरह अपनी शुगर को कंट्रोल रखते हुए रोज़े रख सकते हैं? देखिए, 2021 से पहले हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन दिया करते थे अपने मरीजों को कि भाई आप रोज़ा रख लो, आप रोज़ा ना रखो। 2021 में इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और डायबिटीज़ इन रमज़ान अलायंस ग्रुप ने पूरी दुनिया के उलमा कराम को इकट्ठा किया, बड़े बड़े एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को इकट्ठा किया और एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसे हम IDF डार्क गाइडलाइन कहते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट 7 सवालों के जवाब देता है। अगर आप उन 7 सवालों के जवाब देते हैं तो बड़ा ईजीली आप रोज़ा रख सकते हैं। पहला सवाल ये है कि किस मरीज़ को रोज़ा रखना है और किसको नहीं रखना। हम क्या करते हैं, अपने मरीज़ों को 4 से 6 हफ्ते पहले बुलाते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, टेस्ट देखते हैं, मेडिसिन देखते हैं और फिर रिस्क स्कोर को कैलकुलेट करते हैं। किसी का रिस्क स्कोर हाई होता है, 6 से ज़्यादा होता है, हम कहते हैं भाई हमारा और उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते। ठीक है। 3 to 6 वाले वो लोग होते हैं जो खुद डिसाइड कर सकते हैं, अगर वो रखना चाहें तो सुपरविजन में, और हम उनको चीज़ों की एडजस्टमेंट करके देते हैं। 3 से कम वाले नहीं रख सकते। अच्छा, ज़ाहिर है वो रिस्क स्कोर यहाँ बैठ के तो हम बना नहीं सकते, लेकिन मैं कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि अगर वो आप में हैं तो आप रोज़ा नहीं रख सकते। पहली, अगर आपको शुगर गिर जाती है और आपको पता नहीं चलता। दूसरी, अगर आप दिल के मरीज़ हैं और दिल की बीमारी अनकंट्रोल्ड है। तीसरी, अगर आप गुर्दों के मरीज़ हैं और क्रेटेनिन आपका काफ़ी बढ़ा हुआ है। चौथी, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है। ये 4 बड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि ये अगर आपके अंदर हैं तो आपका ऑलरेडी रिस्क स्कोर 6 से ज़्यादा है, आपको रोज़ा नहीं रखना। इसके अलावा बेटर ये होता है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो IDF डार रिस्क स्कोर बनाएंगे, फिर वो आपको या तो अलो करेंगे या डिस अलो करेंगे। ठीक है। अब अगर उन्होंने अलो कर दिया तो फिर बाकी 6 क्वेश्चन इस चीज़ के हैं। डाइट, एक्सरसाइज, शुगर चेक करना, शुगर गिर जाए तो क्या करना चाहिए, और प्रेग्नेंट लेडी को रोज़ा कैसे रखना चाहिए। तो ये 5 या 6 चीज़ें हैं जिनका जवाब देके हम अपने मरीज़ों को सही तरीके से रोज़ा रखवा सकते हैं और उनकी शुगर गिरने से, बढ़ने से, रोज़े की कॉम्प्लिकेशन से अपने मरीज़ों को बचा सकते हैं। तो कैसे अब इसको ये 6 चीज़ें ज़रा एग्जैक्टली देखिए, सबसे पहले डाइट बड़ी सिंपल होती है। टोटल कैलोरीज आपने जो भी कैलकुलेट की हैं उसमें से 30% सेहर में लेंगे, 10% अफ्तार में लेंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या करते हैं, हम 50% अफ्तार में ले लेते हैं, समोसे भी खा ले, पकोड़े भी खा लिया, नहीं, सिर्फ 10% अफ्तार में लेंगे। फिर 30% मगरिब की नमाज के बाद जो खाना खाया जाएगा, जो होगा उसके अंदर लेंगे, और फिर 10% रात को 11 बजे। ये बड़ा सिंपल प्रोटोकॉल है। ठीक है। 30% सेहर, 10% अफ्तार, 30% रात का खाना और 10 to 20% आपका रात का स्नैक हो गया। इस तरीके से आप शुगर बढ़ने से भी बच सकते हैं और गिरने से भी बच सकते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करना होता है, पराठे को अवॉइड करना होता है, समोसों पकौड़ों को अवॉइड करना होता है, फ्रूट आप लिमिटेड, सारे मजेदार चीजों को डॉक्टर साहब अवॉइड कर लें। नहीं, बहुत मजेदार चीज़ें अच्छी हैं, आप फ्रूट चाट ले सकते हैं। अक्सर मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो सब मना करते हैं। अल्टरनेटिव, एग्जैक्टली। अच्छा, फिर तीसरा सवाल एक्सरसाइज का उठता है। क्या हम अपने मरीजों को कहते हैं कि जी एक्सरसाइज करनी है, रोज़े में नहीं करनी। तरावी आपकी एक्सरसाइज है, और अगर आप तरावी अदा नहीं करते हैं तो तरावी के टाइम पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। चौथा सवाल, शुगर चेक करना। क्या शुगर चेक करने से रोज़ा टूटता है? पूरी दुनिया के उलमा कराम मुत्तफिक हैं कि नहीं टूटता। कितनी दफ़ा चेक करनी है? 7 दफ़ा चेक करनी है। रोज़ाना 7 दफ़ा नहीं करनी। एक दिन आप सुबह कर लेंगे, सुबह को सहर के वक्त कर देंगे, फिर दूसरे दिन आप उठते वक्त कर लेंगे, तीसरे दिन ज़ोहर के वक्त, दैन असर के वक्त, दैन मगरिब के वक्त, दैन इशा के वक्त, और 7वीं दफ़ा जब आपको लग रहा हो कि शुगर गिर रही है या बढ़ रही है तो फ़ौरन शुगर चेक करनी ज़रूरी होती है। अब अगला सवाल उठता है कि गिर रही है तो क्या होगा? दिल की धड़कन तेज़ होगी, घबराहट होगी, पसीना आएगा, हाथ कांपेंगे, और अगर आपने शुगर चेक की और आपकी 70 से कम है तो अगेन इस पे उलमा कराम मुत्तफिक हैं और डॉक्टर साहिबान भी कि फ़ौरन रोज़ा तोड़ देना चाहिए या खोल देना चाहिए। और उसके बाद अगर उस वक्त शुगर गिर गई थी तो फिर दोबारा से रिस्क स्कोर बनेगा, फिर डिसाइड किया जाएगा कि नेक्स्ट रोज़े आपने रखने हैं या नहीं रखने हैं। तो ये अगला सवाल इसी में आ गया कि रोज़ा कब तोड़ देना चाहिए। 70 से कम है, तोड़ देना चाहिए। 300 से ज़्यादा है और तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तोड़ देना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो रोज़ा रख रही है, अगर बेबी की मूवमेंट स्लो हो रही है, अगेन रोज़ा तोड़ देना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब है कि रोज़ा किस वक्त खोल देना चाहिए या किस वक्त तोड़ देना चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अक्सर हम लोगों से पूछा जाता है कि मेडिसिन को कैसे एडजस्ट करेंगे। ये बड़ा टिपिकल होता है, ये मैं यहाँ बैठ के 10-15 मिनट में नहीं बता सकता, लेकिन अगेन क्योंकि यूजुअली मैं सेशन करता रहता हूँ तो ये चीज़ें ना अब हमने कुछ इस तरीके से बना ली हैं कि लोगों को एटलीस्ट नुकसान ना हो। तो इसका भी बड़ा सिंपल रूल है, अगर आप दिन में एक दफ़ा खाने वाली गोली खाते हैं तो आप उसको अफ्तार में ले जाएं, ठीक ठीक। अगर आप खाने से पहले वाली गोली खाते हैं तो आप उसको आधा करके अफ्तार में ले जाएं। अगर आप इंसुलिन लगाते हैं तो इंसुलिन की सेटिंग ऐसे नहीं हो सकेगी, इंसुलिन की सेटिंग आपके डॉक्टर साहब करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको रमज़ान से कम 6 हफ्ते पहले अपने डॉक्टर का विजिट करना होता है। वो आपका रिस्क स्कोर बनाते हैं, आपको अलो करते हैं, आपको डाइट, एजुकेशन, एक्सरसाइज, शुगर गिरना, शुगर बढ़ना, उसके लिए काउंसल करते हैं, आपकी मेडिसिन की एडजस्टमेंट करते हैं और उसके बाद फिर ये डिसाइड होता है कि कितनी आसानी से कितना सेफली आप रोज़ा रख सकते हैं। तो इस 10 मिनट को भी अगर आपने सुन लिया तो मेरे हिसाब से 80% चांसेस होंगे कि आप रोज़े में कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। राइट। जी 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 डॉक्टर साहब ये भी बताइए, फास्टिंग का एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। मुझसे फास्टिंग नहीं होती है, जो वो ब्लड टेस्ट के लिए 12-12 घंटे भूखा रहने के लिए कहते हैं। तो मैं हमेशा यही मेरा सवाल होता है कि भाई फास्टिंग कौन से सबसे मिनिमम आवर्स में भी हो सकती है क्या? एग्जैक्टली हो सकती है। देखिए फास्टिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा मुझे भी नहीं पता ये 12 घंटे आए कहाँ से। हाँ ये क्योंकि गाइडलाइंस जो भी हम पढ़ते हैं जहाँ भी 8 आवर्स कहलाता है फास्टिंग का 8 टाइम hours ठीक की है। 8 घंटे कोई भी टेस्ट अगर आपका करवाया जाता है, इवन अगर लैब वाला आपको 12 घंटे कह भी रहा है, क्योंकि देखिए वहाँ लैब पे कोई स्पेशलिस्ट तो नहीं बैठा ना, वो तो जनरल एक फ्लेबोटोमिस्ट बैठा है, उसे नहीं पता चीज़ों का। तो 8 आवर्स इज द एक्चुअल फास्टिंग टाइम, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो फास्टिंग से निकल चुके हैं, जैसे अगर आपने कोलेस्ट्रॉल करवाना है तो किसी ज़माने में फास्टिंग में करवाया करते थे, अब आप रैंडम में करवा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हम अभी तक पुराने ज़माने में डॉक्टर साहिबान लिख देते हैं जी फास्टिंग में करवाएं, तो चेक कर लिया करें। आहिस्ता आहिस्ता गाइडलाइन चेंज होती जा रही है। अब बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो किसी ज़माने में हम फास्टिंग में करवाया करते थे, अब हम कहते हैं कि रैंडम में करवाएं। सेल्फ अवेयरनेस। अच्छा, जो रिस्क आपने कहा कि 6% से ज़्यादा 5 to 6%, इस पर थोड़ी सी मजीद बात करें जो लोग अभी देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग अपनी जान पे खेल के रिस्क लेके रोज़ा रखना चाहते हैं कि नहीं रोज़ा किसी सूरत पर, तो इस पर मजीद थोड़ी सी मैं चाहूँगा आप बात करें। देखिए प्रोबेबली यही रीज़न था कि IDF डार के अंदर पूरी दुनिया से उलमा कराम को मदऊ किया गया, क्योंकि हम जानते थे कि अगर सिर्फ हम कहेंगे तो हमारे लोग नहीं मानेंगे, उलमा कराम कहेंगे तो हमारे लोग मानेंगे। तो हमारी गाइडलाइन में ना ये जो रिस्क स्कोर बना हुआ है ना 3, 6, 6+, इसके नीचे एक पूरी गाइडलाइन उलमा कराम की मौजूद है जो ये कहती है कि 6 से ज़्यादा है, उलमा कराम का फतवा मौजूद है कि रोज़ा नहीं रखना। 3 to 6 है, फतवा मौजूद है कि पेशेंट पे डिपेंड करता है, अगर वो रखना चाहे तो ट्राई कर सकता है, और अगर वो ना रखना चाहे तो गुनाह नहीं है, फिदिया दिया जा सकता है। ये उलमा कराम का फतवा, हमारी डॉक्टरों की तो एक बिल्कुल अलग उसके अंदर डायरेक्ट। और डायबिटीज के पेशेंट्स कितने आप यानी 6 के ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं जिसको है डायबिटीज़, वो 6 पे ही जाता है या फिर? बेसिकली ना एक पूरा चार्ट है, इस चार्ट के अंदर अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो इसका 1 पॉइंट है, टाइप 2 डायबिटीज़ है तो 0 पॉइंट है, अगर शुगर गिर जाती है तो 2 पॉइंट है, अगर इंसुलिन ले रहा है तो 2 पॉइंट है, अगर गोलियां ले रहा है तो 1 पॉइंट है, अगर गुर्दों की खराबी है तो 1 पॉइंट है, अगर गुर्दे ज़्यादा खराब हैं तो 6.5 पॉइंट है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर गुर्दे ज़्यादा खराब हैं तो स्ट्रेट अवे उसके 6.5 पॉइंट है, तो 6 से ऊपर तो वो सिर्फ 1 पॉइंट की वजह से आ गया। तो इस तरीके से हिस्ट्री, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की मेडिसिन, पेशेंट का शुगर कंट्रोल, ये सारी चीज़ों को देखकर उसके बाद फिर वो रिस्क कैलकुलेटर से रिस्क पॉइंट्स बनाए जाते हैं। उसमें फिर हम देखते हैं कि भाई तुम्हारा 6 है, तुम्हारा 3 है। अब तो वो इतना याद हो गया कि अब हम उसको खोलते भी नहीं है, पेशेंट आके बैठता है और हम यूं करके 2 मिनट में बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का एरा चल रहा है पूरी दुनिया में। ये वो दौर चले गए कि डॉक्टर नदीम ने कहा तो बस इसी को फॉलो करना है, या फलाने प्रोफेसर ने कहा इसी को फॉलो करना है। गाइडलाइन के पीछे डाटा होता है, लाखों लोगों का डाटा होता है, स्टडीज़ होती हैं, रिसर्च होती है, उसके बाद गाइडलाइन मुरतब की जाती है। तो जब आप किसी गाइडलाइन को फॉलो करते हो ना तो आप अपने सर से बर्डन उतार देते हो। मैं अगर किसी को कहूँगा कि आपने रोज़ा रखना है तो उसके पीछे एविडेंस होगा, तो मेरे सर पे बर्डन नहीं होगा, ज़ाहिर बात है उसके पीछे एविडेंस है। इसी तरह मैं अगर किसी को कह रहा हूँ कि भाई आपने रोज़ा नहीं रखना, उसके पीछे एविडेंस है। अल्लाह ताला ने रोज़े बनाए हैं, अल्लाह ताला ने जान बचाना भी फ़र्ज़ रखा है। तो मेरा सारे अपने पेशेंट को यही मैसेज है कि अगर आपकी जान को ख़तरा है तो जान बचाना पहला फ़र्ज़ है, रोज़े उसके बाद आते हैं। इस्लाम में सख्ती तो नहीं है। राइट। और जैसे ज़ोएब ने कहा, ज़्यादातर लोग कौन सी कैटेगरी के आपको नज़र आते हैं? देखिए ये तो डिपेंड करता है। मेरे पास क्योंकि मैं टर्शरी केयर फिजिशियन हूँ तो मेरे पास यूजुअली पेशेंट वो आते हैं जो सारा कराची घूम चुके होते हैं, या इवन ईरान से, अफगानिस्तान से, जिनकी शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड होती है। तो मेरे 60 to 70% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका स्कोर ऑलरेडी 8, 9 या 10 होता है। लेकिन अगर आप कहीं प्राइमरी केयर में प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ पेशेंट को जैसी शुगर होती है फ़ौरन आपके पास आ जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुई है, तो प्रॉबेबली 90% ऐसे लोग होंगे जिनका रिस्क स्कोर लो होगा। एक और सवाल कि ये जो शुगर लेवल कम होता है आपका या ज़्यादा होता है, उस दोनों के सिम्टम्स क्या एक ही जैसे हैं या नहीं, अलग? डिफरेंस है। देखिए अलग कम अलग होने क्या में होगा, यानी कम होगा, पेशेंट कैसा फील करोगे? दिल की धड़कन, घबराहट, पसीना,
हाथ कांपना, भूख लगना, बेहोशी की कैफियत होना, डिजीनेस होना, बेहोशी की कैफियत होना, ये शुगर गिरने के सिम्टम, ठीक है। और गिरने की डेफिनेशन 70 है। बहुत सारे लोग 80 या 90 को भी गिरना समझते हैं, 80 90 नहीं, 70 से कम तो शुगर गिर गई, ठीक है। और जिस वक्त शुगर गिरे उस वक्त क्या करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट क्विक एक्टिंग लेने चाहिए। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में है? ग्लूकोज का 1 चम्मच, चीनी का 1 चम्मच, फ्रूट जूस का 1 गिलास, हनी का 1 चम्मच। हमारे डाइट चार्ट्स में लिखा होता है, जो हम अपने पेशेंट को देते हैं। शुगर गिरे फौरन ले। और अगर बढ़े? हाँ, बढ़ना। अब बढ़ने के सिम्टम डिफरेंट होते हैं। 300 होगी तो डिफरेंट होंगे, 400 होगी तो डिफरेंट होंगे, 600 होगी तो डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूँ तो यूरिन ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लगना, अगेन पेट में दर्द होना, बेहोशी की कैफियत तारी होना, जिस्म से फ्रूटी स्मेल आना। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो शुगर बढ़ने से होती है, जिसमें मुंह से फ्रूटी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये ऐसे सिम्टम हैं जो बहुत खतरनाक हैं। अगर आपको इनमें से कोई हो रहा है और आपने रोज़ा रखा है तो आपको फ़ौरन रोज़ा तोड़ देना चाहिए। राइट, आप कुछ पूछ रहे हैं? ये सिम्टम्स, हाँ मैं ये बढ़ने के भी पूछा था। अच्छा, अगर शुगर लेवल बढ़ गया आपका तो कितनी जल्दी आपको, यानी घर में ही जैसे आपने कहा कि अगर इन्फॉर्मेशन है इस बारे में तो कर सकते हैं, वरना हार्ट अटैक के चांसेस और आपका ब्रेन फेलियर के चांसेस अगर शुगर लो हो जाती है? शुगर बढ़ने की ना कुछ इमरजेंसीज कहलाती हैं, जिसमें एक, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये खतरनाक इमरजेंसी है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक इमरजेंसी है हाइपरोस्मोलर नॉन कीटोटिक स्टेट, हम उसको कहते हैं। 600 प्लस शुगर हो जाए तो इंसान बेहोश हो जाता है और वो आईसीयू में एडमिट हो जाता है, जिसकी मोर्टेलिटी तकरीबन 70 to 80% है। यानी 10 में से सिर्फ 2 लोगों को हम बचा सकते हैं। तो ये एक्यूट इमरजेंसीज कहलाती हैं, यानी शुगर अचानक बढ़ गई और ये चीज़ें हो गई। कुछ क्रोनिक इमरजेंसीज होती हैं। क्रोनिक इमरजेंसी का मतलब है कि लॉन्ग टर्म में शुगर बढ़ी हुई थी, 300 रह रही थी, 450 रह रही थी, उसने आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज किया, जिसमें फिर दिल का दौरा, जिसमें फालिज का हमला, जिसमें हाथों पैरों में जख्म बनना, जिसके अंदर आंखें खराब हो जाना, जिसमें हाथों पैरों की नसें खराब हो जाना। इंसुलिन के बारे में बताइए। लोग अक्सर ये होता है कि इंसुलिन पे चले जाते हैं और वो कहते हैं कि मेडिकेशन से आपके लिम्स खराब होते हैं, इंसुलिन आपको, ये क्या, ये भी है? ये असल में ना 1970s का कॉन्सेप्ट है। उस वक्त दुनिया में अच्छी मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, एक आधी आया करती थी सल्फोनाइलूरिया टाइप की। उस वक्त इंसुलिन डेफिनेटली बेटर थी। इस वक्त अगर हम पूरी दुनिया की गाइडलाइंस देखते हैं तो चाहे वो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, या पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की गाइडलाइन, जिसका मैं खुद ऑथर हूँ, सब में यही लिखा हुआ है कि एक एल्गोरिदम है, जिस एल्गोरिदम में फर्स्ट लाइनर एक ड्रग है, गोली है, सेकेंड लाइन पे एक गोली है, थर्ड लाइन पे एक गोली है, और फोर्थ लाइन पे इंसुलिन आती है। तो यानी एक ऐसी ड्रग है जो किसी भी एल्गोरिदम में, पूरी दुनिया के एल्गोरिदम में चौथे नंबर पे आती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मेडिसिन से बेटर हो? लेकिन अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत इंसुलिन की है, जैसे कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी शुगर गोलियों से कंट्रोल नहीं हो रही, कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत तेज़ी से वेट लॉस कर रहा है, यानी जिस्म के पट्टे टूटते जा रहे हैं, या कोई ऐसा पेशेंट जैसे कि हाइपरोस्मोलर स्टेट हो गया, डीके हो गया, ये वो लोग होते हैं जिन्हें एक्यूट इंसुलिन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जनरली हमारी कोशिश होती है कि हम वो मेडिसिन दें जो एक्स्ट्रा कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन, किडनी की प्रोटेक्शन करें, और वो मेडिसिन अवेलेबल है। डॉक्टर नदीम नईम, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और बहुत इम्पोर्टेंट और पर्टिनेंट सब्जेक्ट पे आपने बात की और आगाही दी। जनाब, रोज़े रखने फ़र्ज़ है, रोज़े आप रखें, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो कहते हैं ना एरोप्लेन में कि ऑक्सीजन अपने ऊपर पहले लगाएं, तो अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और आपने करना है कि रमज़ान से पहले अगर डायबिटीज यानी आप पेशेंट हैं शुगर के, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और वो जो एक रिस्क चार्ट है उसमें देखें कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर 6 है आपका, 5 to 6 और इससे अबव है, तो फिर आप रोज़े, ये उल्मा का फतवा है और शरई तौर पे भी आपके ऊपर वो रोज़े फिर फ़र्ज़ नहीं है। तो अपनी जान का ख्याल रखें, ये ज़रूर करना है। बिल्कुल।